हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कि मैंने पॉलिटी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है। फिर उसके बाद मैंने बेसिकली करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था वो करवाया है, और उसके बाद मैंने हिंदी, जो सामान्य हिंदी आप लोगों के सिलेबस में था, मैंने उसको भी कवर कराया है। आज से हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूरोपीय कंपनियों के बारे में कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म में कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, बताइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे। फिर उसके बाद देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो याद रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू की है। फिर भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिएगा, पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई थी सूरत में। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो याद रखिए, कलकत्ता में दुर्ग का जो नाम है वो है फोर्ट विलियम। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फोर्ट विलियम। आगे देखिए, वर्धमान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का जो नाम है वो फोर्ट विलियम रखा गया। लिखा है सर चार्ल्स आयर जो थे, सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था, याद रखिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो सर चार्ल्स आयर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो इनमें से कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज है जो भारत आया था? तो रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ऐसा पहला जो है वो जहाज है जो कि अंग्रेजी जहाज है, और वो भारत आया था पहली बार। देखिए यहाँ लिखा है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था, तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में से हेक्टर नहीं है, तथापि ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था, इसीलिए जो रेड ड्रैगन है उसको सही उत्तर मान सकते हैं। हालांकि जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। तो कई बार मान लीजिए ऑप्शन में चेंज करके रेड ड्रैगन की जगह हेक्टर लिखा होगा, तो आप लोग हेक्टर को टिक करेंगे। आगे देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। आगे देखिए, 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कासिम बाजार। क्या हो जाएगा? कासिम बाजार। आगे देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? उसका सही कालानुक्रम है सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास, फिर बम्बई और फिर उसके पश्चात कलकत्ता। देखिए यहाँ पर ईयर वाइज दिया है, एक बार ईयर वाइज भी देख लीजिए। जैसे कि अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र कालानुक्रम में है, सबसे पहले सूरत में 1613 ईस्वी में। फिर देखिए मद्रास, मद्रास में व्यापारिक केंद्र की स्थापना जो है वो 1639 में हुई थी। बम्बई में व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1687 में हुई थी। कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1698 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए, इसमें से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। याद रखिएगा, पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। और आप लोगों को पता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा से पुर्तगाली नहीं गए थे, और गोवा बाद में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने जो है वो पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया था, तो पुर्तगालों ने क्या कर दिया था? बम्बई को दहेज में दे दिया था अपने दामाद को।
आगे देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? सॉरी, श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। याद रखिएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज का श्रेय है वो वास्को डी गामा को जाता है, जो कि एक पुर्तगाली था। हम लोग सब जानते हैं इस बात को। यह कालीकट के तट पर 1698 में जो है वो पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक एक जमोरिन रहता था, उसने ही क्या किया था, उसका स्वागत किया था, जबकि जो स्थानीय व्यापारी लोग थे उसका विरोध किए थे। आगे देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो याद रखिए, जब वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था तो उस टाइम पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। आगे देखिए, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन? तो याद रखिए, पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद में जाने वाले थे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि भारत में बेसिकली जो गोवा में पुर्तगाली रहते थे, वहाँ से गोवा जो थे वो सबसे मतलब गोवा में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो कब गए थे मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा दिसंबर 1961 में जो पुर्तगाली है वो गोवा से गए थे। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्बुकर्क, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में क्या की थी? पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 1510 में गोवा जीतकर इसने 1511 में मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया था और उसके पश्चात फारस की खाड़ी और हरमुज पर भी अधिकार किया था। फिर देखिए, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके पश्चात प्राप्त हुई थी? तो प्लासी का जो युद्ध था, एक बहुत ही फेमस युद्ध है, उसके पश्चात ब्रिटिश को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। फिर किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो याद रखिए, गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? वह की गई थी 1699। ऑप्शन नंबर बी, 1699। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्राप्त कर दिया गया। आगे देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो एग्जाम में रिपीट होता है। तो यह गुरु हरगोविंद ने किया था। याद रखिएगा, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? बोलिए, आलसी की तरह मत बैठिए, एकदम एक्टिव होके क्लास देखना है, ठीक है। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था। देखिए, सिखों के 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला था। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। मान लीजिए, क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लोहगढ़ किले का निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, लोहगढ़ किले का जो निर्माण है वो करवाया था किसने? बताइए, गुरु हरगोविंद ने। इसके अलावा देखिए, तो गुरु नानक का जो जन्म है, जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो याद रखिए कि सच्चा बादशाह कौन से सिख गुरु ने कहा था स्वयं को? तो ये कहा था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, तो उसको याद रखिएगा। और एक और बात याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना जो है वो 1604 में की थी। खुसरो, जो अमीर खुसरो हैं, उनको समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। याद रखिएगा।
आगे देखिए, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धार्मिक राजधानी कौन थी? अमृतसर। आप लोगों को पता होगा कि अमृतसर में ही क्या है? गोल्डन टेम्पल है। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? याद रखिएगा, विलियम बेंटिक ने किया था 1831 में। कब किया था? 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मान किया था। आगे देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। और नादिर शाह का आक्रमण जो है वो कब हुआ था? 1739 में हुआ था। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो नादिर शाह है, ठीक है, नादिर शाह बेसिकली तख्ते हाउस जो है, जिसे मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, उस पर अधिकार कर लिया था। नादिर शाह के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया था उस टाइम पे, सिक्के जारी किए गए थे, और नादिर शाह दिल्ली में 2 माह तक कम से कम ठहरा था। और आप लोगों को पता है, नादिर शाह ने ही क्या किया था? कोहिनूर का हीरा यहाँ से ले गया था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को पराजित किया था? तो कहाँ पर पराजित किया था? करनाल। ऑप्शन नंबर बी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसे नोट कर लीजिएगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करनाल करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्योंकि करनाल के युद्ध में ही नादिर शाह ने, करनाल के युद्ध में किसको पराजित किया था? मोहम्मद शाह को पराजित किया था। आगे देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए, अवध का जो संस्थापक था वो था सआदत खान। कौन था? सआदत खान। आगे देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और याद रखिए, द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, तो ये हुआ था 1780 से 84। 4 वर्षों तक ये युद्ध जो है वो चला था। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। आगे देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है। और बेसिकली टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। और टीपू सुल्तान के जो पिता थे उसका क्या नाम था? हैदर अली। आगे देखिए, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है वो कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद याद रखिएगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पे इसके पश्चात ही क्या हुआ था? अंग्रेजों की जो शक्ति है प्लासी के युद्ध के पश्चात वो बढ़ने लगी थी। सन याद रख लीजिएगा, 1757। फिर इसके 100 वर्ष के पश्चात क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। प्लासी की जो लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखिए क्या लिखा है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1849 में। आगे देखिए, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए, पुर्तगाली संस्कृति के जो अवशेष है वो गोवा में पाए जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन्डी वॉश की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए, वॉन्डी वॉश की लड़ाई। फिर देखिए, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का
निर्णय हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वॉन्डिवॉश की लड़ाई। आगे देखिए, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है। और याद रखिए कि बेसिकली उनको पुनर्जागरण का दूत भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का दूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर देखिए, सामान्यतया किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है जो मैंने बताया। फिर देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थी मैडम ब्लावेट्स्की। उसके पश्चात देखिए, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थी मैडम ब्लाटवेस्टी। देखिए यहाँ लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो एक रूसी महिला मैडम ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम क्वानजज एवं अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में कर्नल अल्काट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए और भारत में ही क्या हुआ, मद्रास के अड्यार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की थी। हम लोगों को पता है कि मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। फिर देखिए, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। आगे देखिए, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। फिर राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। फिर है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। फिर देखिए, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ये क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज जो कि 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कहाँ किया गया था। याद रखिएगा, बम्बई में किया गया था और उस टाइम पे इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में बनाया गया था। याद रखिएगा, और इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी जो निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है कि सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। फिर उसके बाद सेकंड है, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, मूर्ति पूजा का विरोध। फिर देखिए, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध। फिर उसके बाद देखिए, कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन। उसके पश्चात है, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास करना। फिर है, स्त्री शिक्षा में विश्वास। उसके पश्चात है, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। फिर है, बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध। उसके बाद देखिए, हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? मैंने पहले ही बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विवेकानंद ने। याद रखिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की जो स्थापना है वो कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई थी। कहाँ की गई थी? वराहनगर में की गई थी। तत्पश्चात वेलूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई थी, लेकिन सबसे पहली बार जो की गई थी वो वराहनगर में की गई थी। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की।
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835। ऑप्शन नंबर सी 1835। देखिए, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, आगे लिखा है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार है वो पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक था वो था सर सैयद अहमद खान। देखिए, यहाँ सॉल्यूशन में कुछ और क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक है वो है सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 तक यहीं पर केंद्र बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया और सैयद अहमद खान जो है उन्होंने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। आगे देखिए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखिए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राममोहन राय को माना जाता है। फिर देखिए, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इनमें से किसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो राजा राममोहन राय थे। आगे देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। अब देखिए, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था? ये है चार्ल्स आयोग। आगे देखिए, सर्वोदय का क्या आशय है? सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सर्वोदय का क्या आशय है? सबका उत्थान। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज। आगे देखिए, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। आगे फिर देखिए क्या लिखा, औपनिवेशिक भारत में भारतीयों के लिए मतलब भारतीय विधवा जो होते थे उनके लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर बी पंडिता रमाबाई। और इस स्कूल की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये हुई थी मुंबई में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।